नमस्कार, खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि और बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। एलएसी विवाद पर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा हुआ है। एलएसी पर भारत चीन के बीच सैन्य विवाद बढ़ेगा, यह दावा किया गया है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा है कि एलएसी पर छोटी छोटी झड़प गंभीर है। भारत और चीन के बीच बड़ा युद्ध होने की आशंका है। देखिए, एलएसी पर बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका की ओर से ये रिपोर्ट सामने आया है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में भारत और चीन के बीच युद्ध की आशंका जताई गई है। अमेरिका की सालाना खतरा मूल्यांकन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर सैन्य विवाद बढ़ सकता है। 2020 में गलवान में हुई झड़प के बीच दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हैं। दोनों तरफ से सैन्य तैनाती भी बढ़ाई गई है। अमेरिका खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी पर जारी छोटी छोटी झड़प अचानक युद्ध में बदलने की आशंका बनी हुई है। अमेरिका रिपोर्ट में लिखा है कि रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध की वजह से दुनिया नाजुक दौर से गुजर रही है। वहीं चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच भारत और ब्रिटेन की दोस्ती बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। भारत और ब्रिटेन के बीच जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संभव है, तो दोनों देशों के बीच तेजी से रणनीतिक साझेदारी भी बढ़ रही है। कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने द्विपक्षीय व्यापक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने पर प्रतिबद्धता जताई है। तो दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे को होली की बधाई भी दी। वहीं पाकिस्तान से सामने आई अल्पसंख्यक हिंदू पर अत्याचार की तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी। इससे साबित होता है कि अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान किसी नर्क से कम नहीं है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हिंदू व्यापारी जयराम डाहिरा के बेटे ऋतिक की हैं, जिसको जंजीरों में जकड़कर बेरहमी से मारा पीटा गया। ऋतिक को पिछले महीने की 5 तारीख को अगवा किया गया था और वो करीब 40 दिनों से डाकुओं के कब्जे में है। अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के लिए काम करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता महेश वासु ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों का जहन्नुम करार दिया। इस पृथ्वी पर अगर कोई जहन्नुम है तो वो है पाकिस्तान। इधर जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सेशन के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बलूच नेशनल मूवमेंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। स्विट्जरलैंड के जिनेवा के ब्रोकन चेयर पर बलूच नेशनल मूवमेंट के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र के दौरान पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बलूचिस्तान की आजादी के समर्थन और पाकिस्तान पर बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया। They occupied Balochistan in 1948. Since then, the Pakistan army, the mercenary army, running the affairs of the country. We want the Pakistan army to be out of Balochistan. चीन पाकिस्तान के साथ दुनिया ने पोखरण में आत्मनिर्भर भारत की रक्षा शक्ति देखी। दुश्मन पाकिस्तान तब कांप उठा। दिखाते आपको रिपोर्ट में पूरी खबर। पोखरण में भारत की सेनाओं का पराक्रम देखिए, थल सेना का जोश देखिए, वायुसेना की दहाड़ देखिए। पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस आसमान में गरजा तो दुश्मन देश कांप उठे। एलओसी के पास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तीनों सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं का शौर्य देखने के लिए फायरिंग रेंज में मौजूद थे। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। गुजरात एटीएस, इंडियन कोस्ट गार्ड और एनसीबी ने पोरबंदर में समंदर से एक पाकिस्तानी नाव के साथ 480 करोड़ की ड्रग पकड़ी है। मामले में 6 पाकिस्तानी नागरिक भी गिरफ्तार किए गए हैं। गुजरात के पोरबंदर में एटीएस ने इंडियन कोस्ट गार्ड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साझा ऑपरेशन में 480 करोड़ रुपए का ड्रग के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। एजेंसी ने कार्रवाई में ड्रग की बरामदगी के साथ नाव से 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई गुजरात के पोरबंदर से 350 किलोमीटर दूर समंदर में की गई। जब्त की गई सामग्री में प्रतिबंधित नशीली दवाएं भी शामिल हैं। कोस्ट गार्ड, एटीएस और एनसीबी ने मिलकर अब तक 3135 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त कर चुके हैं।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। देखिए पूरी खबर। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर 5 साल तक प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक JKNF को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। JKNF देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। इस एक्शन पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश से आतंकियों को उखाड़ फेंकेगी। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पहली प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव से पहले CAA पर सियासी संग्राम बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में CAA के मुद्दे पर बीजेपी और TMC आमने सामने हैं। CAA का मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बड़ा मुद्दा बन गया है। TMC इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है, तो बीजेपी ने TMC पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। वहीं CAA के मुद्दे पर आज सिलीगुड़ी में होने वाला CM ममता बनर्जी का रोड शो रद्द हो गया। हिंदू समाज के, सिख समाज के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के जितने लोग प्रताड़ना सह रहे हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए जो भारत आए हैं, उनको सम्मान सहित नियमानुसार सिटीजनशिप दी जाए। CAA को लेकर विपक्ष के सवालों का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। बीजेपी ने आरोप लगाया कि CAA को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। विपक्ष के कुछ नेता इसे नागरिकता छीनने वाला कानून बता रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने CAA का विरोध कर रहे विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। भारत ने बड़ा हृदय करके उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया है। इससे नागरिकता मिलेगी, छीनी नहीं जाएगी। और मुझे लगता है विपक्षी दल नहीं चाहते कि उत्पीड़न जिनका हो रहा है ऐसे माइनॉरिटीज का उन देशों वालों को भारत नागरिकता दे। CAA को लेकर दूसरे देश से आए शरणार्थियों में खुशी है। पाकिस्तान से भारत क्यों आए हिंदू, वो क्या चाहते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में पूरी खबर। देश में CAA लागू होने से शरणार्थी अभी से ही होली मना रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों का कहना है कि वहाँ बहुत जुल्म होता था, वहाँ औरतों को फ्रीडम नहीं है। हम केंद्र सरकार के, मोदी जी के इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी माताएं बहनें जो वहाँ से इतने कष्ट और इतना उत्पीड़न बर्दाश्त कर यहाँ आई, उन्हें यहाँ पर एक नागरिक होने का अधिकार मिलेगा। CAA लागू होने के बाद पाकिस्तान से कई लोग भारत आना चाहते हैं। कुछ लोगों ने अपना दस्तावेज भी भेजा है। और वही CAA लागू होने के बाद जारी सियासत के बीच इस मुद्दे पर 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। क्या है वो डेवलपमेंट, देखिए पूरी खबर। पाकिस्तान से विचार में न हुआ, जो CAA कानून आ गया है, आपको उसके बारे में जानकारी है? मोदी जी को इतना ही शुक्र करेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया किया। हमारे को बहुत बढ़िया, अपने मुल्क में आगे कभी न कभी मिल जाएगी। इस लोगों को मिल गई है तो 11 साल के आए हुए हैं, इसको अभी मिली है तो मैं 5-6 साल सब्र कर लूंगी तो क्या हो जाएगा। आप में से 11 साल से कौन आया हम, मैं इसकी बेटी हूँ, हम यहाँ पे आए हैं, सबको नागरिकता मिल रही तो हमारे को भी मिलनी चाहिए। ये पाकिस्तान छोड़ के आ गया, उधर हमारा काम नहीं, हमारा काम इधर है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भोजशाला विवाद का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। आस्था के इस केंद्र में मंगलवार के दिन हिंदू पूजा करते हैं और शुक्रवार के दिन मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। तस्वीरें धार में मौजूद भोजशाला की हैं। बजरंगबली के साथ देवी माँ की पूजा अर्चना हो रही है। मंगलवार की तस्वीरें देखकर आपको लग रहा होगा कि ये एक मंदिर है, मगर हर शुक्रवार के दिन भोजशाला की तस्वीर बदल जाती है, क्योंकि शुक्रवार के दिन मुस्लिमों को इस भोजशाला के दूसरे हिस्से में नमाज पढ़ने की इजाजत है। और अब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने इस भोजशाला के सर्वे का आदेश दिया है। अब कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ GPR और GPS सर्वे होगा। GPR सर्वे में जमीन के अंदर कई स्तर पर जांच होगी। इसमें रडार के इस्तेमाल से छुपी हुई वस्तु की जांच होगी। गैंगस्टर जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी को शादी के बाद कोर्ट से झटका लगा है। दोनों अब 13 मार्च को गृह प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए पूरी खबर।
कल 6 घंटे की पैरोल पर जेल से बाहर आए काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और मैडम मिन्स की शादी तो हो गई, मगर मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। गैंगस्टर जठेड़ी को कोर्ट से झटका लगा है। गैंगस्टर जठेड़ी और लेडी डॉन शादी के बाद अब 13 मार्च को गृह प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने अपना पैरोल देने का आदेश बदल दिया है। इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। सोनीपत पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर पैरोल देने के मामले पर कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए। कल दिल्ली के द्वारका स्थित संतोष पैलेस में दोनों ने 7 फेरे लिए थे। और एक बड़ी खबर इस बीच आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कहा जा रहा है 140 से 150 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान इस लिस्ट में हो सकता है। तो बड़ी खबर है, बीजेपी की आज दूसरी सूची उम्मीदवारों की आ सकती है, जिसमें लगभग 150 नामों का ऐलान बीजेपी की ओर से किया जा सकता है अलग अलग राज्यों के प्रत्याशियों को लेकर। और वही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का फोकस दिखाई दिया। इस लिस्ट से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति काफी हद तक साफ हो गई। कांग्रेस की दूसरी सूची में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 76% उम्मीदवार शामिल हैं। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग पर दांव लगाकर लोकसभा चुनाव की रणनीति को साफ कर दिया है, तो इस सूची से कई दिग्गज नेताओं के नाम भी गायब दिखे। कांग्रेस ने असम की जोरहाट सीट से गौरव गोगोई और एमपी के छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को उम्मीदवार बनाया है, तो अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर से टिकट दिया गया है। राहुल कसवा को चूरू से मैदान में उतारा गया है। भिंड सीट से फूल सिंह बरैया और अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टमटा कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया है कि 2 से 3 सीटों में सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा होगी। हमारे में कोई विवाद नहीं है, 2, 4, 5, 6 जगह पर चर्चाएं चालू है। महाराष्ट्र में एनडीए में जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक कुल 48 सीटों में से बीजेपी 31 सीटों पर लड़ेगी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 13 और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। शिवसेना की 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। 4 सीटों पर बीजेपी शिंदे गुट में अदला बदली हो सकती है। पालघर पर भी बीजेपी शिंदे गुट में अदला बदली संभव है। महाराष्ट्र में इंडिया में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारों को लेकर सुलझने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारा इंडिया फ्रंट के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि एमपी में सीट बंटवारा नहीं होने के पीछे वंचित नहीं है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच 10 सीटों पर पेच फंसा है, इस वजह से सीट बंटवारा नहीं हुआ है। 5 सीटों के लिए कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे में मतभेद है। मैंने खरगे को पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस ने जो सीटें मांगी हैं, उस पर वंचित अघाड़ी मिल बैठकर बात करने को तैयार है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। एमपी में जिस तरह से सीटों के बंटवारे का पेच फंसा हुआ है, उसे देखकर इसके जल्द सुलझने के आसार भी कम दिख रहे हैं। और हरियाणा में बनी नई नायब सिंह सैनी सरकार आज विधानसभा में बहुमत परीक्षण का सामना करेगी। सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद विधानसभा सत्र बुलाया गया है। मैं नायब सिंह ईश्वर की शर्त लेता हूं। हरियाणा में बनी नायब सिंह सैनी सरकार को आज विश्वास मत साबित करना है। इसके लिए आज विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। विधानसभा का मौजूदा अंक गणित के मुताबिक हरियाणा की कुल 90 सीटों में से बीजेपी के पास 41, सरकार को समर्थन करने वाले निर्दलीय 6 और एचएलपी के 1 विधायक हैं। बहुमत के लिए 46 चाहिए। बीजेपी के पास 48 की संख्या है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। और वहीं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि वो मनोहर लाल सरकार के किए गए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए काम करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण के बाद अपने कैबिनेट की पहली बैठक की। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पिछले 9.5 साल से जो निस्वार्थ जन सेवा के लिए काम किया है, उसको लेकर हम सभी ने उन्हें धन्यवाद कहा है। जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी, उसको लेकर के काम करेंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे सरकार से बाहर हो चुकी जननायक जनता पार्टी विधायक जोगीराम सियाग ने कहा है कि मैं निजी काम दुष्यंत चौटाला की बैठक में नहीं पहुंच सका और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनका समर्थन नायब सिंह सरकार के साथ है। जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगीराम सियाग हमारे साथ मौजूद हैं। सियाग साहब, क्या जेजेपी टूट गई है? क्या आप तो यहाँ सरकार के शपथ ग्रहण में पहुँच गए? नहीं, शपथ ग्रहण में सरकार में शपथ ग्रहण में आना हमारा फर्ज था और जब नई सरकार का गठन और शपथ ग्रहण समारोह में हो तो उसमें सभी आते हैं, विपक्ष के लोग भी आते हैं। पक्ष दुष्यंत चौटाला तो आए नहीं, वो तो अलग है सरकार। तो ये सरकार बीजेपी का भी नहीं आए होंगे बहुत से लोग। अच्छा, दिल्ली में विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं गए आप? मुझे घरेलू काम था। बुलाया गया था आपको? हाँ, बुलाया। आप सरकार के साथ हैं, समर्थन देते हैं इस सरकार को? हाँ, सरकार में सरकार को। हाँ, नायब सिंह सैनी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। जब समर्थन है आपका 100%। हरियाणा में नई शपथ ग्रहण के समय पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में गोलगप्पे खाते दिखे। विज पार्टी के फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। मैं नायब सिंह। हरियाणा में मंगलवार को जब नए सीएम नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण हो रहा था तो राज्य के पूर्व गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज नदारद दिखे। विज राजधानी चंडीगढ़ से दूर अपने शहर अंबाला में गोलगप्पों का स्वाद लेते नजर आए। विज ने इस दौरान मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बताया जा रहा है कि नायब सिंह के नाम को लेकर दिल्ली से आई बीजेपी के पर्यवेक्षकों की बैठक में ही अनिल विज नाराज हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक अनिल विज नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमत नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरज पोर्टल को लॉन्च करेंगे। आज ही पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी आज सूरज पोर्टल लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश भर के विभिन्न राज्यों के हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और हरियाणा पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से ऋण सहायता प्राप्त लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी आज इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत में शामिल होंगे और करीब 1,25 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इससे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और मजबूत होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने में जुटी कांग्रेस ने आदिवासी न्याय गारंटी के लिए 6 संकल्पों का ऐलान किया है। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना समेत जिन मुद्दों की बात हर दिन कर रहे हैं, कांग्रेस का जारी होने वाला घोषणा पत्र भी करीब करीब वैसे ही होने की उम्मीद की जा रही है। आदिवासी न्याय गारंटी, आदिवासियों को न्याय देना ये हमारा पहला कर्तव्य है और उनको सताया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको फॉरेस्ट से बाहर निकाला जा रहा है। यूपी के सुल्तानपुर की कोर्ट में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस की सुनवाई होनी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करीब 5 साल पहले कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी मामले में दायर मानहानि केस में आज सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है। राहुल के खिलाफ मानहानि का ये मुकदमा बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को दायर किया था। जमानत पर चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इसी मामले में सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में सुनवाई है। जमानत के बाद ये राहुल गांधी की तीसरी पेशी है। इधर योगी कैबिनेट में शामिल किए गए नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। किसे कौन सा विभाग मिला है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में किए गए कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। बंटवारे के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर को पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग दिया गया है। दारा सिंह चौहान को कारोबार विभाग, सुनील शर्मा को IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, अनिल कुमार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है, जबकि धर्मवीर प्रजापति को नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड विभाग दिया गया है। इन सभी को 5 मार्च को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। हैदराबाद से खबर है, जहां बताया जा रहा है कि रमजान के पहले दिन फ्री हलीम लेने को लेकर जमकर हंगामा हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। हैदराबाद के मलकापेट इलाके में एक रेस्टोरेंट के बाहर जुटी ये भारी भीड़ मुफ्त हलीम लेने के लिए लगी। हर कोई हलीम लेने के लिए धक्का मुक्की करने लगा।
हालात बेकाबू होने लगे। सड़क पर जाम लग गया। हालात इतने खराब हो गए कि रेस्टोरेंट के मालिक को पुलिस को बुलाना पड़ा। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज कर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया। मालकापेट पुलिस ने उपद्रव और सड़क जाम करने के लिए रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है। यूपी के गाजीपुर में एक शख्स बाइक सहित सीवर के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गया। स्थानीय लोग हादसे के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यूपी के गाजीपुर में सीवरेज पाइपलाइन के लिए खोदे जा रहे गहरे गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं। ऐसे ही एक हादसे की तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक बाइक सवार गड्ढे के किनारे से निकलते असंतुलित होकर गड्ढे में गिर जाता है। उसकी बाइक भी उसके पैर पर गिर जाती है। लोगों ने मिलकर किसी तरह से उसे बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे शहर में गड्ढे खोदे जा रहे हैं और ऐसे हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन न तो जिला प्रशासन और न ही लोग एहतियात बरतने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से अयोध्या के लिए रवाना दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा यूपी के प्रयागराज पहुंचा। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंच गई। रीवा से अयोध्या के लिए रवाना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा यूपी के प्रयागराज पहुंचा। 101 गाड़ियों के काफिले के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग इसे लेकर रीवा से अयोध्या के लिए निकले हैं। हम लोग रीवा मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और 108 गाड़ियों का काफिला है हमारा, जो कि श्री राम जी के चरणों में अयोध्या दर्शन हेतु जा रहे हैं और राम जी को समर्पित करने जा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े नगाड़े को शिव आयोजन भारत समिति ने बनवाया है, जिसे महाशिवरात्रि की शोभा यात्रा में भी शामिल किया गया था। अमेरिका के बोल्विया में भारी बारिश के बाद अब बाढ़ बड़ी मुसीबत बन गई है। सैलाब की वजह से हजारों लोग बेघर हुए हैं। तस्वीरें बोल्विया में आई बेकाबू बाढ़ की हैं। भारी बारिश के बीच सैलाब का पानी कहर बनकर लोगों के घरों तक पहुंच गया है। तो इस दक्षिण अमेरिकी देश में लैंडस्लाइड से अब तक 51 लोगों की जान चली गई है। इस आपदा के चलते अब तक 43,000 से अधिक परिवार सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किए गए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। आपदा से निपटने के लिए बचाव कर्मियों को बुलाया गया है। कई जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों से पानी निकालने का काम जारी है। नदी नाले भर चुके हैं, जिन्हें साफ किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। NCEL, NCOL और BBSSL के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में सहकारिता मंत्रालय की एक और अहम पहल है। लोकसभा चुनाव से पहले 2 चुनाव आयुक्तों के नाम तय किए जाएंगे। इस चुनाव आयुक्तों का चयन कैसे होगा, देखिए पूरी खबर। 2 चुनाव आयुक्तों के नाम तय करने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक कल दोपहर 12 बजे होगी। इस बैठक में जिन 2 नामों की सिफारिश की जाएगी, उस पर राष्ट्रपति मोहर लगाएंगी। पीएम मोदी ने इस बैठक के लिए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी नामित किया है। लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। चुनाव आयुक्त के चयन के लिए पहले ये बैठक 15 मार्च को होनी थी, लेकिन अब इसे एक दिन पहले ही तय किया गया है। इससे पहले बीते शुक्रवार को अचानक अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था। बड़ी खबर, आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है। लोकसभा चुनाव से पहले अहम बैठक दोपहर 12 बजे पीएम आवास पर बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले की उम्मीद है।